Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in today's session. Today's session is the continuation of last discussion in which we started talking about external audit and we discussed different aspects of environmental analysis, and we talked that for external environment can be studied with different analysis, for example, pestle analysis, Porter's 5 forces. And for our convenience, we decided that the external environment would be divided into two aspects. One would be the general environment or societal environment, and the other would be the task environment or the industry. So इसी डिस्कशन को अब हम एक स्टेप आगे और लेकर चलते हैं. लास्ट टाइम तक हमारी जो बहस चली थी वो पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स के हवाले से बात हुई थी और हमने डिस्कस किया था कि द इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस among economies, markets, governments and organizations makes imperative that firms consider the possible impact of political variables on the formulation and implementation of competitive strategies. आज की मौजूदा दुनिया में कोई भी कंट्री आइसोलेटेड ऑपरेट नहीं कर सकता. हर कंट्री की दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ एसोसिएशंस हैं, एफिलिएशंस हैं, डिपेंडेंसीज हैं, ट्रेड एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी करेंसी है, उसके अलावा सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर वो डिलीवर की जाती हैं. सो कई हवालों से, कल्चरल एक्सचेंजेस के हवाले से भी, कई हवालों से गवर्नमेंट्स, मार्केट्स, डिफरेंट कंट्रीज की आपस में रिलेटेड हैं, आपस में डिपेंडेंट हैं, बल्कि इंटरडिपेंडेंट इज ए बेटर वर्ड, आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं. अब जब आपने पॉलिटिकल एनालिसिस करना हो तो किस किस्म के फैक्टर्स को पिक किया जाता है, जो कि पेस्टल एनालिसिस से रिलेटेड ऑब्वियसली आपको डिटेल्स पता होना जरूरी है. आपके सामने एक लिस्ट मैं शो कर रहा हूं आपकी बुक से. ये कुछ वेरिएबल्स हैं. जरूरी नहीं कि ये तमाम वेरिएबल्स डायरेक्टली आपके इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हो, लेकिन यहां से हमें यह अंदाजा हो जाता है कि किस किस्म के वेरिएबल्स आपको पिक करने हैं जब आपने पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल और लीगल एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है, ऑडिट करना है, और इस चीज को फाइंड आउट करना है कि इन तमाम फैक्टर्स में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स वो क्या क्या हैं. आपकी जो मौजूदा असाइनमेंट है दैट वुड बी द वीकली डायरी असाइनमेंट, और वीकली डायरी वुड बी इंडिविजुअल. आपकी जो ग्रुप असाइनमेंट होगी जिसमें आपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, इन तमाम फैक्टर्स को स्टडी करना होगा और पोर्टर्स 5 फोर्सेस को स्टडी करना होगा, वो असाइनमेंट आपकी मैं बाद में पोस्ट करूंगा. फिल वक्त आप लोगों को जो डायरी सबमिट करवानी है वो लेक्चर के कंसर्न टॉपिक से आप ड्राइव करोगे. वापस आइए अपनी डिस्कशन के ऊपर. सम पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल एंड लीगल वेरिएबल्स जो आपके सामने यहां पर दर्ज हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और डीरेगुलेशंस. कि किसी भी इलाके में जहां पर आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, वहां पर यह देखा जाएगा कि गवर्नमेंटल कंट्रोल कितने इदारों के ऊपर है और प्राइवेटाइजेशन वो कहां कहां पर हुई है, कौन कौन से सेक्टर्स प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेटाइज की जा रही हैं. सो गवर्नमेंट का कंट्रोल और प्राइवेटाइजेशन, इस चीज को हम पिक करेंगे एज अवर इंडस्ट्रीज अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. इसी तरह चेंजेस इन टैक्स लॉज, ठीक है, ये जो आपका चेंजेस इन टैक्स लॉज का पॉइंट है, इसमें याद रखिएगा कि जब लॉज का जिक्र आएगा तो वो लीगल वेरिएबल होगा, लेकिन जब हम टैक्स रेट की बात करेंगे तो वो इकोनॉमिक में पोस्ट वो हो सकता है. इसी तरह गवर्नमेंट ने किसी इंडस्ट्री के लिए कुछ सब्सिडीज अनाउंस की हुई हैं, कुछ स्पेशल टैरिफ्स अनाउंस किए हुए हैं,
तो वो फैक्टर्स हम पिक कर सकते हैं और हम ये देखेंगे कि वो स्पेशल टैरिफ्स, वो सब्सिडीज अगर अनाउंस हुई हैं तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, अगर उन्होंने स्पेशल टैरिफ्स खत्म कर दिए हैं तो वो एक हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। सो वी हैव टू सी कि कौन कौन सा वेरिएबल हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसको हमने पिक किया होगा, जिसको आप आइडेंटिफाई करोगे फ्रॉम पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। सो आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं कि थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं दे आर गोइंग टू बी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आर द आउटसाइड फैक्टर्स। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अगर कहीं पर हो रहे हैं तो वो कितने प्रोटेस्ट हुए, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट प्रोटेक्शन अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल है उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। कोई पेटेंट लॉ में चेंजेस आ रही हैं, कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कोई इश्यूज हैं, तो आप इन तमाम फैक्टर्स को विजुअलाइज करोगे इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। लाइकवाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज हैं, लेवल ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं, लेजिस्लेशन ऑन इक्वल एम्प्लॉयमेंट है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे आप लोगों ने एचआरएम के अंदर भी पढ़ा होगा, के कोर्स में पढ़ा होगा, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जब आप लोगों को हायर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्ट, कास्ट, so many factors can be counted. So आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो इस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो हमारे पास लेजिस्लेशन है उसके ऊपर बात की जा सकती है। इसी तरह एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन आपके कंट्री में क्या है। एंटी ट्रस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री में कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के मेंबरान वो मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट जबरदस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके खिलाफ जो कानून एक्टिवेट होगा दैट इज नोन एज एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन। इसी तरह दूसरे कंट्रीज के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या हैं, तो ये तमाम चीजें आपके पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल और लीगल वेरिएबल्स में काउंट होंगी। इसी तरह आपके स्पेशल लोकल, स्टेट एंड फेडरल लॉज, आपके लॉबिंग एक्टिविटीज, अगर कहीं पॉलिटिकल लॉबिंग हो रही है, आपके साइज ऑफ गवर्नमेंट बजट, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से भी आप बात कर सकते हो। लेकिन नो डाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो वैल्यूज होंगी वो इकोनॉमिक एनालिसिस में जाएंगी। लेकिन अगर बजट में इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंटल कोई एफर्ट्स काउंट की जा रही हैं तो वो आपके पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल और लीगल वेरिएबल्स के तौर पर वो काउंट होंगे। इसी तरह आपके लोकल, स्टेट, नेशनल इलेक्शंस, आपकी लोकेशन, सिवेरिटी ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स जो है, करेंसी रेट्स की जो फ्लक्चुएशन है उसके अगेंस्ट जो फिस्कल पॉलिसी है, ये तमाम चीजें आपकी पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल एंड लीगल वेरिएबल्स के तौर पर काउंट वो की जाएंगी। और आपको यह देखना है कि इन तमाम फैक्टर्स में आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स या जो फैक्टर्स डायरेक्टली आपकी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड ना हो, आप उनको ड्रॉप भी कर सकते हो। लेकिन गलती वहां पर आ जाएगी कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल वो ड्रॉप कर दिया। इसी तरह अभी जैसे हम पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, बिफोर आई स्टार्ट टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, याद रखिएगा कि आपको ये भी देखना होगा कि पैंडेमिक की सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कौन से इकदाम लिए, और गवर्नमेंट के जो भी इकदाम पैंडेमिक की सिचुएशन में लिए गए वो तमाम इकदाम हमारी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के लिए वो अपॉर्चुनिटी बने कि थ्रेट्स बने। ठीक है, तो ये पैंडेमिक की सिचुएशन को बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज दैट इज द मेजर फैक्टर वी हैव इन ऑल द फोर्सेस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, सोशियो कल्चरल भी, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, तमाम फैक्टर्स के अंदर पैंडेमिक इज समथिंग व्हिच यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर नाउ। सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की जब बात की जाती है तो सबसे पहले बेटा आपको टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इज बेसिकली द सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स वी हैव, एंड रिमेंबर कि टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस से मुराद सिर्फ आपके कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क्स नहीं होंगे, आपकी मशीनरी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि कंट्री लेवल के ऊपर डिस्कस किए जाते हैं। सो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के हवाले से आपका ऑथर लिखता है कि द इंटरनेट हैज चेंज्ड द वेरी नेचर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बाय altering the life cycle of products। ये एक फैक्टर आ गया जो कि थ्रू इंटरनेट, थ्रू टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट हम पर असरअंदाज हो रहा है। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होगा। रेजिंग लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल जियोग्राफिक मार्केट्स, जैसे कि आपको मैंने टर्म बताई थी बॉर्न ग्लोबल्स, कि आप इंटरनेट के जरिए जब आजकल ऑपरेट कर रहे हो तो जियोग्राफिक बाउंड्रीज आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं।
इसी तरह चेंजिंग द हिस्टोरिकल ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आजकल की जो इंडस्ट्रीज हैं, वो लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत फ्लेक्सिबल और एडॉप्टिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, जिसमें कि आप कस्टमाइजेशन लेकर आ सकते हो मैस लेवल के ऊपर भी। सो चेंजिंग द हिस्टोरिकल ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इन चीजों को आप एम्फसाइज करोगे कंट्री लेवल के ऊपर अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कि कहां कहां पर क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि द इंटरनेट इज अल्टरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या आप बल्क में प्रोड्यूस कर सकते हो, मैस प्रोडक्शन कर सकते हो। चेंजिंग एंट्री बैरियर्स, कि किसी इंडस्ट्री में जब किसी कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू करना है तो किन किन बैरियर्स का सामना उसको करना पड़ता है, जैसे कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी है, ब्रांड इक्विटी है, आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हो रहा है, सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स एंट्री बैरियर का काम करते हैं। सो आपको ये देखना होगा कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री बैरियर्स कौन कौन से हैं, और एंट्री बैरियर्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट पोर्टर्स 5 फोर्सेस। And redefining the relationship between industries and various suppliers, creditors, customers, competitors, तो उन सब के साथ आपका ताल्लुक किस तरीके से established है। आपने कोई इंटरनेट बेस्ड एसोसिएशन उनके साथ डेवलप की हुई है, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, आप CAD CAM फैसिलिटी यूज कर रहे हो। एज यू माइट नो, CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड CAM स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सो आपकी इंडस्ट्री के अंदर रोबोटिक्स यूज की जा रही है, फजी लॉजिक यूज की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जा रही है, वहां पर असेंबली लाइन ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो जिस जिस हवाले से भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपकी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होंगे, उन तमाम एस्पेक्ट्स को आपने काउंट करना है, और उसके बाद आपने अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स की एक लिस्ट जो है वो टेक्नोलॉजिकल हवाले से प्रिपेयर करनी है। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस में your author says that many firms now have a chief information officer, CIO, and a chief technology officer, CTO. No doubt कि ये designations उस वक्त हम count कर रहे होते हैं जब particularly we are dealing with a corporate level, who work together to ensure that information needed to formulate, implement and evaluate strategies is available where and when it is needed. ठीक है, तो ये सारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, उसको जो लोग रन कर रहे हैं उनकी बात की जा रही है। अब MIS सिस्टम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है, लैन नेटवर्क्स हो सकते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा नेट्स हो सकते हैं। सो जो फैसिलिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी इंडस्ट्री इन जनरल वो यूज कर रही होगी, उन तमाम को आप काउंट कर सकते हो एज टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। लेकिन याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस कंपनी के इनसाइड हम काउंट नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हम वो काउंट कर रहे हैं जो एक इंडस्ट्री को कंट्री लेवल के ऊपर इफेक्ट वो कर रही हो। The next point is the technological advancements can create new markets. जैसे इंटरनेट बजाते खुद एक न्यू मार्केट स्पेस है, result in proliferation of new and improved products. So ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, कस्टमर अवेयरनेस भी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरर के पास भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि वो बेहतर से बेहतर डिजाइन डेवलप कर सके, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट डेवलप कर सके, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके। सो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल्स के तौर पर अवेलेबल होंगे। Change the relative competitive cost positions and that an industry might be facing. So obviously आप जब इंटरनेट से ऑपरेट कर रहे हो, आपकी एसोसिएशन एफिलिएशन विद अ सप्लायर, विद अ बायर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स वो बहुत डिफरेंटली एस्टैब्लिश होती है, और उससे कई तरह की हमें कॉस्ट एडवांटेजेस वो रिसीव हो सकते हैं। इसी तरह आप जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से आपने डिस्कार्ड करना है, किस तरह से आपने डिस्पोज ऑफ करना है, किस तरह से आपने ओल्डर प्रोडक्ट्स को लेस डेवलप्ड मार्केट्स में रेफर करना है और न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप्ड मार्केट्स में लेकर आना है। तो ये तमाम चीजें पॉसिबल तभी हो सकेंगी जब आप टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में एक कंप्लीट ओरिएंटेशन वो अपनी एस्टैब्लिश कर सकोगे। इसी के साथ साथ आपका जो नॉलेज मैनेजमेंट का भी फ्रेमवर्क है, जिसमें कि नॉलेज को हमने प्रिजर्व करना है, रिस्टोर करना है, और फिर उसको हमने डिजायर्ड जरूरत के मुताबिक यूज करना है। तो ये तमाम नॉलेज मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, ये सारा भी आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के ही मरहून मिन्नत वो होगा। So no doubt knowledge management is an extension of information technology networks जो हम माजी में यूज करते रहे, लेकिन by the turn of the century IT के ऊपर डिस्कशन अब बहुत कम हो गई हुई है, and nowadays
बेसिक कंसेप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉलेज मैनेजमेंट, जिसके तहत नॉलेज वर्कर्स, नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज नेटवर्क्स, ये सब कुछ आपके एस्टैब्लिश वो हो रहे हैं। तो आपको कंप्यूटर टोपोलॉजी से लेकर इंटरनेट टेक्नोलॉजी तक तमाम चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से आपकी इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स में। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में कुछ और फर्दर फैक्टर्स मैं आपके लिए यहां पर एड अप कर रहा हूं। जैसा कि यहां पे ब्लू कॉलम में आपको नजर आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजिकली वी हैव टू लुक एट टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी तरह टोटल इंडस्ट्री स्पेंडिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फोकस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स, पेटेंट प्रोटेक्शन, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी transfer from lab to marketplace and productivity improvements through automation, ये तमाम चीजें हैं जो काउंट वो की जाती हैं। और याद रखिएगा कि इनमें से आप किसी भी फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो अगर वो फैक्टर आपकी इंडस्ट्री को ओवरऑल इम्पैक्ट वो कर रहा हो। और इन तमाम वेरिएबल्स के हवाले से आपको डेटा कलेक्ट करना है और फिर ये बताना है कि इन तमाम वेरिएबल्स में कहां पर क्या क्या चीज आपके लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के तौर पर आ रही है। ये बात याद रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी थ्रेट का जो टाइम फ्रेम होगा वो कम से कम 1 साल के अरसा तक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी एक छोटे से इंसिडेंट को जो कि अब से सपोज 8 महीने पहले हुआ और फिर खत्म हो गया, सो उस फैक्टर को हम एज एन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पिक नहीं करते हैं। अपॉर्चुनिटी थ्रेट वो वाला होगा जो कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में आपको एक्सपोजर दे रहा है, या फेवरेबल या अनफेवरेबल। यहां पर आपका एक ओवरऑल व्यू मैंने खत्म किया जिसको हम पेस्टल एनालिसिस का नाम देते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे वेरिएबल्स वो काउंट किए जा सकते हैं। लेक्चर के दौरान में मेरा जो मेजर एम्फेसिस था वो आपको जेनेरिक वेरिएबल्स दिखाना था ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि पेस्टल एनालिसिस के जो कंपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, इन तमाम फैक्टर्स में किस किस्म के वेरिएबल्स वो पिक किए जाते हैं। उन तमाम वेरिएबल्स के अलावा भी जो हमने लेक्चर में डिस्कस किए, बहुत से और वेरिएबल्स भी होंगे जो आपको ढूंढने हैं और ये देखना है कि उन तमाम का इंपैक्ट और इफेक्ट आपकी इंडस्ट्री के ऊपर वो क्या आ रहा है। अब हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है दैट इज कंपेटिटिव फोर्सेस। और कंपेटिटिव फोर्सेस के हवाले से आपका ऑथर लिखता है कि एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट इज आइडेंटिफाइंग rival firms and determining their strengths, weaknesses, capabilities, opportunities, threats, objectives and strategies। आपको ये देखना होगा कि एक इंडस्ट्री में जहां पर आप ऑपरेट कर रहे हो वहां पर आपके जितनी भी राइवल फर्म्स हैं उन राइवल फर्म्स के पास क्या क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। इस मकसद के लिए हम एक कंपेटिटिव इंटेलिजेंस वो अपनी डेवलप करेंगे, हम कंपेटिटर एनालिसिस वो करेंगे और ये जान पाएंगे कि इंडस्ट्री में किस तरह के एक्सपोजर्स रिलेटेड टू द कंपेटिटर्स, राइवल्स आपको मिल रहे हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव कंपनीज। अब उन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये तमाम डेटा जो आपको कलेक्ट करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केट शेयर मैटर्स, कि आपका इंडस्ट्री में मार्केट शेयर कितना है और आपके कंपेटिटर्स का मार्केट शेयर वो कितना है। तो ऑब्वियसली इस मकसद के लिए हो सकता है कि आपको इवन कोई सर्वे भी कंडक्ट करना पड़े यह जानने के लिए कि मार्केट में मार्केट शेयर किस कंपनी, किस फर्म का वो कितने % है। और यही डाटा आगे चलकर आपको बीसीजी मैट्रिक्स में भी वो रिक्वायर्ड होगा और इसके अलावा भी जो हम कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे वहां पर मार्केट शेयर का डाटा बार बार यूज होना है। सेकेंड एस्पेक्ट जो हमें कंपेटिटिव कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर प्रिसाइजली व्हाट बिजनेसेस यू आर इन। ठीक है, कि आपकी जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है वो कौन सी है। इसके लिए आपको मैंने बार बार रेफर किया है कि आपने पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसको रेफर करना है और ये आइडेंटिफाई करना है प्रिसाइजली कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, किस ग्रुप से बिलोंग करते हो, किस सब ग्रुप से बिलोंग करते हो, किस क्लास से बिलोंग करते हो। तो ये सारा डाटा आपको पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन से वो मिलेगा। इसी तरह बेटा अगला पॉइंट देखिए, वेदर इट्स ब्रोक और नॉट, फिक्स इट, मेक इट बेटर।
आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री में आपकी जो भी पोजीशन है उस पोजीशन के हवाले से आपके प्रोएक्टिव मेजर्स क्या हैं, आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, आपके फीडबैक कंट्रोल्स क्या हैं, आपके फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स क्या हैं, आपको अपना तमाम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वो देखना होगा। इसी तरह इनोवेट और एवेपोरेट, ठीक है, एक इंडस्ट्री के अंदर या तो आप जिद्दत पसंदी के साथ आओ, या तो आप मॉडर्नाइजेशन के साथ आओ, या तो आप अपने आप को अपग्रेड करते रहो। जो इंडस्ट्री अपने आप को अपग्रेड कर रही है, अगर आप वो अपने काम नहीं कर पाओगे तो यू विल बी एवेपोरेटेड, जिसका मतलब ये है कि आप मार्केट में आपका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह बेटा देखिए, एक्विजिशन इज एसेंशियल टू ग्रोथ। आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री के अंदर किन किन फर्म्स ने एक्विजिशन स्ट्रेटेजी को यूज किया, कौन से कंपनी जो है वो मर्ज कर गई, कौन सी कंपनी जॉइंट वेंचर की तरफ जा रही हैं। सो इंडस्ट्रियल सिचुएशंस के हवाले से आपकी स्ट्रेटेजीज जो यूज की जा रही हैं उनको भी आपने विजुअलाइज वो करना है। इसी तरह पीपल मेक अ डिफरेंस, इस पीपल में आपके एम्प्लॉयर कंसर्न्स में एम्प्लॉइज और कस्टमर दोनों हम काउंट करेंगे, और हम ये देखेंगे कि आपके कस्टमर्स के अंदर क्या शिफ्ट आ रही है, आपके एम्प्लॉइज के अंदर क्या शिफ्ट आ रही है, उनका नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज, उसमें क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, और टैलेंट पूल जो है वो किस फर्म के पास कैसा है और कितना है। इसी तरह बेटा याद रखिएगा 7th पॉइंट पे वो लिख रहा है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर क्वालिटी। सो क्वालिटी एक वन ऑफ द कंपीटिंग फैक्टर्स है आपके पास, वेपन ऑफ राइवलरी है आपके पास, जिससे कि आप इंडस्ट्री में अपने सर्वाइवल को इंश्योर करते हो। तो अब आपको ये देखना होगा कि क्वालिटी की किस डिमेंशन के हवाले से इंडस्ट्री में कौन सी कंपनीज कैसा काम वो कर रही हैं, एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्री का रेफरेंस वही है जो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए पिक वो किया होगा। अब जब आपने कंपटीशन को इन्वेस्टिगेट करना है तो ये आपके की क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से भी पूछने हैं और इंडस्ट्री से भी पूछने हैं। The first question you need to ask is, what are the major competitor strengths? What are the major competitor weaknesses? What are the major competitors' objectives and strategies? ठीक है, आपके FIP के हवाले से मैं बताता चलूं कि जब हम ये कंपेटिटर एनालिसिस FIP के हवाले से करते हैं तो आपको कम से कम 3 कंपेटिटर्स जो हैं उनका डेटा कलेक्ट वो करना होगा। So what are major competitors' objectives and strategies? How will the major competitors most likely respond to current economic, social, cultural, demographic, environmental, political, governmental, legal, technological and competitive trends affecting our industry? ठीक है, तो पेस्टल एनालिसिस सिर्फ आपका अपने हवाले से नहीं है, आपने ये देखना है कि ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं, और ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिटी थ्रेट इंडस्ट्री में आपके लिए क्रिएट हो रहा है उसी तरह का अपॉर्चुनिटी थ्रेट हो सकता है आपके कंपेटिटर के लिए भी क्रिएट वो हो रहा हो। नंबर 5th पॉइंट देखिएगा, हाउ वल्नरेबल आर द मेजर कंपेटिटर्स टू अवर अल्टरनेटिव कंपनी स्ट्रेटजीज। ठीक है, अगर हम कोई स्ट्रेटेजिक मूव लेकर आते हैं तो आपका क्या लगता है कि आपका कंपेटिटर उसको रिस्पॉन्ड वो कैसे करेगा। इसी तरह हाउ आर आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पोजीशनड रिलेटिव टू मेजर कंपेटिटर्स। हम मार्केट लीडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं, फॉलोअर के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं, कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को ऑर्डर विनिंग के तौर पर पिक कर रहा है कि ऑर्डर क्वालिफाइंग के तौर पर पिक कर रहा है। सो ये तमाम टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पढ़ते हो तो आपको बहुत क्लियरली देखना होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो ऑर्डर विनिंग कैटेगरी की हैं कि ऑर्डर क्वालिफाइंग कैटेगरी की हैं। सो टू what extent are new firms entering and old firms leaving this industry? आपको ये देखना पड़ेगा कि गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में कितनी नई कंपनीज आपकी इंडस्ट्री में एंटर हुई, कितनी पुरानी कंपनीज वो छोड़ गई। सो ये सारा डेटा भी आपको कलेक्ट करना है। What key factors have resulted in our present competitive position in this industry? How have the sales and profit rankings of major competitors in the industry changed over recent years? Why have these rankings changed that way? सो इंडस्ट्री में आपकी जो डिफरेंट कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उसमें इंडस्ट्रियल रैंकिंग को भी आपको देखना है, आपको कंपनी रैंकिंग्स को भी देखना है, और ये देखना होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन रैंकिंग्स में क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, कौन कौन सी फर्म्स जो हैं वो बेस्ट रन कंपनीज के तौर पर आपकी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, किन किन को बेंचमार्क किया जा रहा है, किन बेसिस पर बेंचमार्क किया जा रहा है। तो ये तमाम डेटा बेटा आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंपेटिटर से रिलेटेड वो इकट्ठा करना है। अगेन 11th नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लायर, इंडस्ट्रीज की चूंकि हम बात कर रहे हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप इन दिस इंडस्ट्री, एंड टू व्हाट एक्सटेंट कुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बी a threat or competitors in this industry.
ठीक है। और ऑब्वियसली ये सारा डाटा कई हवालों से हमारे पास वो यूज होगा पोर्टस 5 फोर्सेस के एनालिसिस के दौरान भी। तो ये डाटा बाहर सूरत आपको कलेक्ट करना है, कुछ पार्ट इसका पेस्टल में ऐड हो जाएगा और बकिया मांदा पार्ट आपका पोर्टस 5 फोर्सेस के जो कंपैरेटिव फोर्स एनालिसिस जब हम करेंगे उसमें आपका पोस्ट वो हो जाएगा। अब कंपेटिटिव इंटेलिजेंस कैसे जनरेट होती है इसके ऊपर कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं। वो कहता है कि कंपेटिटिव इंटेलिजेंस इज अ सिस्टमैटिक एंड एथिकल प्रोसेस। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने ये जानना है कि इंडस्ट्री की बेसिकली टोन क्या है और ऑब्वियसली आप उनके जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं आप उनको प्रोब नहीं करते हो। आप जो उनकी अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो उनके ऑफिशियल ओपन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उनकी रसाई की बात बेसिकली करते हैं। So that is a systematic and ethical process for gathering and analyzing information about the competitors' activities and general business trends to further a business's own goals. ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि जब हम competitor intelligence क्रिएट कर रहे हैं तो कंपेटिटर भी हमारे बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश वो कर रहा होगा। So that is an established practice and it is an acceptable practice. Now your author talks about the 3 basic objectives of competitive intelligence programs. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है that is to provide a general understanding of an industry and its competitors. हमें ओवरऑल पता हो कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। Second objective to identify areas in which competitors are vulnerable and to assess the impact strategic actions would have on competitors. अब हमें यह भी देखना है कि कंपेटिटर की वल्नरेबिलिटी किस किस हवाले से है और कंपेटिटर के पास एक्सेस टू डिफरेंट कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंसीज वो क्या हैं और उनको यूज करते हुए वो किस तरीके से कंपटीशन को रिस्पॉन्ड वो कर रहा है। And the third objective would be to identify potential moves that a competitor might make that would endanger a firm's position in the market. अब अगर हम पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, सोशियो कल्चरल ऑडिट कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिस्कशन कर रहे हैं, तो कंपेटिटर के पास भी ये सारा डाटा अवेलेबल होता है और हमें ये सोचना है कि अगर हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स इंडस्ट्री में क्रिएट हो रही हैं तो कंपेटिटर उन अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। आप एक अंदाजा लगाते हो कि कंपेटिटर का नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मूव क्या होगा और उस स्ट्रेटेजिक मूव के मुताबिक आपको एक्चुअली अपनी स्ट्रेटेजीज जो हैं उनको क्राफ्ट उनको डेवलप वो करना है। अगर फर्ज करें कि कंपेटिटर मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है तो मे बी यू नीड टू गो फॉर मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। अगर कंपेटिटर मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो मे बी यू नीड टू गो फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर कंपेटिटर जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो मे बी यू नीड टू गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत हद तक डिपेंड कर रहा होता है कि मार्केट में आपका कंपेटिटर जो है वो किस तरीके से मूव वो कर रहा है। अब हमारे पास एक टॉपिक है विच इज टाइटल्ड एज मार्केट कॉमनैलिटी एंड रिसोर्स सिमिलैरिटी। मार्केट कॉमनैलिटी का मतलब होता है द नंबर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मार्केट्स दैट अ फर्म कंपीट्स इन विद राइवल्स। ठीक है, कि आप जिन मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हो उन मार्केट्स के डायनामिक्स वो कैसे हैं और वो डायनामिक्स ऑब्वियसली अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपके लिए वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो वो कंपेटिटर को भी या सपोर्ट कर रहे होंगे या कंपेटिटर के लिए भी प्रेशर वो क्रिएट कर रहे होंगे। So look at the definition again. Market commonality would mean the number and significance of markets that a firm competes in. ठीक है, आप लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, मल्टीनेशनल लेवल पर कहां पर ऑपरेट कर रहे हो और उन मार्केट्स का आपकी फर्म के लिए, आपके कंपेटिटर्स के लिए कितना सपोर्टिव रोल है और कितना ऑफेंसिव रोल है। सो मार्केट कॉमनैलिटी के बाद अब हम देखते हैं कि रिसोर्स सिमिलैरिटी क्या होता है। रिसोर्स सिमिलैरिटी से मुराद है द एक्सटेंट टू विच the type and amount of a firm's internal resources are comparable to a rival. ठीक है, सो आपकी जो रिसोर्स बेस है उस रिसोर्स बेस को आप कंपेयर करते हो राइवल फर्म के रिसोर्सेज के साथ। और जब हम बात रिसोर्सेज की कर रहे हैं तो इसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल तमाम तरह के रिसोर्सेज आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स है, कैपिटल रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। सो आपको तमाम रिसोर्सेज को देखना है कि आपके रिसोर्सेज में और कंपेटिटर के रिसोर्सेज में कहां पर क्या-क्या सिमिलैरिटी वो मौजूद है। अब हम बात करते हैं कंपेटिटिव फोर्स एनालिसिस की।
द 5 फोर्स मॉडल ऑफ कंपटीशन, ये टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है और इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट जूम मीटिंग में। यहाँ पर हमारी पेस्टल एनालिसिस की डिस्कशन वो खत्म होती है। सो हरी अप एंड जॉइन आवर नेक्स्ट जूम मीटिंग।